मैं थोड़ा पाखंड पर बात करूंगा, क्योंकि ये जो है बहुत मतलब ये मान लीजिए कि पाखंड एक ऐसा जहर है, एक ऐसा आतंक है, और मतलब एक ऐसा नशा है कि अच्छों के दिमाग जो चलते थे या जो कुछ काम करना चाहते थे या जो मेहनत करके या कुछ करके, वो सारे के सारे लोग इस पाखंड पर या इस पाखंड धर्म की आड़ लेकर जो इस तरीके के धंधे जो चलाए जा रहे हैं, खासकर बुंदेलखंड में मैं देख रहा हूं कि अभी अभी बहुत सारे ऐसे वो लगाए जा रहे हैं जो इनके दरबार, और ये दरबार जो हैं कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा मना हो रहे हैं। जैसे कि अभी मैं देख रहा हूं एक मालथौन के पास भी कोई एक प्रचार कर रहा है, और बागेश्वर पखंडी तो है ही, इसके बाद और भी पंडोखर है एक, और मतलब बहुत सारे एक नाम लवलेश तिवारी नाम का एक लड़का है, वो भी एक कर रहा है। मतलब ये सारे लोग सारे के सारे ब्राह्मण हैं, ये भी है एक, और ये कहीं ना कहीं माइंड रीडर, आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ये माइंड रीडर हैं। इन्होंने एक एजेंडा बनाया कि धर्म की आड़ लेके माइंड रीड करके ये बताया जाए कि देखिए प्रभु राम की कृपा है हमारे ऊपर, या देखिए प्रभु हनुमान जी की कृपा है, या इस तरीके से ये लोग मतलब एक बहुत बड़े एजेंडे के साथ आए हैं सामने। और इनका मुख्य एजेंडा है ओबीसी महासभा के द्वारा जो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है वह प्रभावशाली ना हो, इसलिए यह धर्म की आड़ लेकर तमाम प्रकार के झूठे प्रोपेगेंडे ला रहे हैं। यह आप यूं देखें कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि एक भी नुकसान, जैसे मान लो हमारा एक नीलेश यादव हैं, अभी बागेश्वर धाम शायद चर्चा उन्होंने बात की है उन लोगों से, तो उन्होंने ये कहा कि बाबा जी आप बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, पर एक सिर्फ मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं ताजीवन आपका मतलब अनुसरण करूंगा। उन्होंने पूछा कि पुलवामा हमला जो हुआ था किसने करवाया था, क्यों हुआ था, कौन लोग थे, तो वो अपने आप ही उसकी आवाज बंद हो गई और कहने लगा कि नहीं साहब ये सब चीजें हम नहीं करते हैं। अब बताइए, जबकि उसमें हमारे 30-40 सैनिक हमारे शहीद हो गए थे पुलवामा हमले में, इसके बाद भी उसकी जानकारी इन लोगों के पास नहीं है, पाखंडियों के पास। ये सिर्फ बीजेपी आरएसएस के प्रवक्ता हैं, और ये हिंदू राष्ट्र की जो ये बात करते हैं ये एक छलावा है। हिंदू राष्ट्र नहीं, ये सिर्फ ब्राह्मणी राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो इन लोगों का पहले से ही चल रहा है भाई, किसी हिंदू को कोई दिक्कत तो थी नहीं अभी तक, जब से मुझे लगता है कि बागेश्वर वाला आया है तभी से दिक्कत पैदा हुई है। और हिंदू मतलब जब संविधान सभी धर्मों को बराबर मानता है, सभी धर्मों को सम्मान देता है, और तो फिर ये इस समय हिंदू राष्ट्र की बात तैयार करने का मतलब है कि 1990 में जो मंडल वर्सेस कमंडल तैयार किया गया था, वही सिस्टम मध्य प्रदेश की धरती पर मिस्टर जो ठटरी वरे जिसको बोलते हैं, ढाबा बाबा, वो एक जो नाम जिसका चलता है, उसके माध्यम से पूरा आरएसएस, पूरे पाखंडी, जो मतलब इनकी इतनी क्षमता नहीं है कि यह किसी जगह जहां जैसे बुंदेलखंड में पानी नहीं है, नहरें नहीं है, बड़ी कोई नदी नहीं है, तो ये एक फूंक मार दें तो कम से कम पानी हो जाए, नहर हो जाए। और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा पाखंड चल रहा है, वह क्षेत्र सबसे ज्यादा अशिक्षित है, जबकि वहां छुआछूत तो तमाम प्रकार की, मैं ऐसा मानता हूं भारत का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र वो बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड में छुआछूत चरम पर है, पाखंड चरम पर है, और ये जो जहर बोया जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा, ये छोटा मोटा जहर नहीं है, ये अफीम, गांजे, दारू, चरस इससे भी बहुत खतरनाक है।
मतलब ये एक लत में तैयार हो रहा है, मतलब आपको एक ऐसा नाकारा बना देगा ये। क्योंकि देखिए हिंदू धर्म की आड़ लेता है, पहली बात तो ये बचा रहेगा, और वो जो इस तरीके से बताता है माइंड रीड करके, आप जैसे उसके यहाँ जाओगे तो माइंड रीड करके बता देगा कि तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है। ये बहुत सिंपल लॉजिक चीजें हैं जो करते हैं। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरा काम नहीं कर सकता, जैसे मैं महेंद्र सिंह लोधी हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं, तो मैं वायर का करंट बता दूंगा, वायर में करंट के इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन किस गति से बह रहे हैं, किस करंट पे कितने गति से भागेंगे, किस तरह के, मतलब तो ये बागेश्वर का पाखंडी नहीं बता सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जैसे है, जैसे कि सीपीयू है, आईसी है, लॉजिकली बहुत सारी बातें आप लोगों से कहूं तो आप लोग ये कहेंगे वो एक भी चीज नहीं कर सकता है। उसने पारंगत हासिल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने पाखंडी को एक तैयार किया उनकी धर्मगुरुओं ने, मतलब वो भी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऐसा देख रहा हूं, जन्म से लेके मैं अभी तक जो देखता रहा हूं, आज जो स्थिति है, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म डैमेज हुआ है सिर्फ इन पाखंडियों के कारण। और जब ये हिंदू धर्म की बात करते हैं तो ये अपने आप को ऊपर रखने का प्रयास करते हैं, ब्राह्मणीकरण करते हैं। कोई भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये कभी नहीं कहेगा कि लोधी समाज के जो बेरोजगार लोग हैं, या यादव समाज के जो बेरोजगार लोग हैं, या कुर्मी समाज के, साहू समाज के, सोनी समाज के, ताम्रकार समाज के, जितनी भी 3713 जातियां हैं, उन समाजों के लोगों को ये मंदिर में बैठने की बात नहीं करेंगे कि भैया जो धंधा हम करते हैं मंदिर से वो आप भी करो, क्योंकि आप भी भूखे हो, आपके पास भी पैसा नहीं है, हम तो इस तरीके से लूटते पाटते हैं ही। तो इस तरीके से आपको मैं बताने का मेरा प्रयास ये है कि ये जो बागेश्वर एक पाखंडी तैयार किया गया है, ये सिंपल है। आरएसएस ने इसको एक प्लानिंग के तहत मध्य प्रदेश में ही तैयार किया, और सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में, क्योंकि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा ओबीसी महासभा स्ट्रांग है। और इसको डैमेज करने के लिए कि वो जानते हैं कि अभी भी धर्म से ओबीसी वर्ग बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, धीरे धीरे निकल रहा है। जैसे आपने देखा होगा बुंदेलखंड में जितने उसके चाहने वाले, मान लो बागेश्वर के चाहने वाले हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि चाहे नहीं, 60 से 70% लोग होंगे, लेकिन 30% उसके विरोधी भी हैं। एक समय ऐसा था कि धर्म की बात करने वाले, धर्म के नाम पे काम करने वाले लोगों के खिलाफ 2% भी लोग नहीं रहा करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे पाखंडियों के खिलाफ ये ओबीसी वर्ग पूरा का पूरा डट के मुकाबला करने को तैयार है। अब बात करता हूं मैं जातिगत जनगणना की। देखिए जातिगत जनगणना जो मुद्दा है हमारा, लोग सोचते होंगे ये इससे क्या फायदा होगा, बार बार क्यों ओबीसी महासभा इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन देती है, बड़े बड़े कार्यक्रम करती है, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, लगातार इसकी बात करते रहते हैं। साथ ही शेयर कीजिएगा अगर कर सकते हैं तो। देखिए जातिगत जनगणना क्यों होना चाहिए उसको समझें आप। जैसे हम अपने घर में कोई फंक्शन करते हैं, जब शादी करें या जमीन लेना है, मकान लेना है, कुछ भी लेना है, तो अपन क्या करते हैं कि अपनी या तो धन संपत्ति का अपन वो करते हैं कि कितनी है। जैसे शादी ब्याह करते हैं तो अपन कहते हैं कि भैया अपन को कितनी चाय बनवानी है, कितना खाना बनवाना है, कितना क्या बनवाना है। तो वो तब अपन तय कर पाते हैं जब हमारे पास कोई डाटा हो कि इतने लोग आएंगे हमारी शादी में, या इतने लोग मतलब यहाँ पे खाना खाने वाले होंगे इतने। तो ये सारी चीजें जब आपके पास डाटा हो जाता है तो आप क्या करते हो, जैसे आपको 1000 आदमी को निमंत्रण छपवाने हैं, तो जब आपको 1000 आंकड़े बनाने पड़ेंगे तो फिर जब पत्र छपवाओगे तो 1000 छपवाओगे। तो यही एक प्लान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसमें क्या है ना, ओबीसी वर्ग क्या करता है, आरएसएस में बहुत धीमे धीमे बताऊंगा आप लोगों को, आप सुनते रहिएगा। आरएसएस ने 1925 में जब बनाया अपना खुद का संगठन संघ, उस समय उन्होंने ये समझ लिया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज की विचारधारा के लोग बहुत बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें ये समझ में आ गया, जब लास्ट टाइम में धीरे धीरे करते करते जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने
पूना पैक्ट के माध्यम से एससी और एसटी को संख्या के अनुपात में विधायिका और कार्यपालिका में आरक्षण दे दिया है ना। आरक्षण जब मिल गया तो आरएसएस ये जान चुका था कि एक ही वर्ग है जो जिसे ओबीसी वर्ग कहा जाता है और जिसकी संख्या इस देश के अंदर लगभग 65% है, और उसके लिए 340 अनुच्छेद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि जब भी इस देश की आजादी के बाद, देश में संविधान लागू होने के बाद प्रथम सरकार बने तो ओबीसी की जातिगत जनगणना की जाए, ताकि ओबीसी के उत्थान के लिए, ओबीसी के बजट के लिए, ओबीसी की स्कॉलरशिप के लिए, ओबीसी समाज के किसानों के लिए, ओबीसी समाज के बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए कोई एक अच्छा ढांचा तैयार किया जाए। वो तब होगा जब इनकी जनगणना होगी। तो ये संविधान सम्मत था, लेकिन आरएसएस ने हमारे लोगों को मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे लड़वाया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया। इसका फायदा जो है लगातार सिर्फ ब्राह्मण समाज को खासकर मिला। और दूसरी बात, जैसे आपने देखा होगा कि 1925 में जब इन्होंने संघ बनाया तो इसमें क्या किया, एक भी ओबीसी वर्ग को नहीं रखा। संघ जो है आरएसएस एक भी नहीं रखा। मतलब जो भी ये लोग प्लान करते हैं, ये गुप्त में प्लान करते हैं, सारी चीजें ओबीसी से छुपा के करते हैं। क्योंकि अगर ओबीसी को ये समझ में आ गया कि जब एससी एसटी को मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता, ये सवाल ना करें। इससे पहले आरक्षण के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा एक एजेंडा खड़ा किया कि आरक्षण से कमजोर लोग सत्ता मतलब कार्यपालिका में जाते हैं, कमजोर लोग मतलब सिस्टम में घुस जाते हैं। ये इस तरीके का एक उन्होंने एजेंडा झूठ का पोलंदा शुरू किया। उन्होंने बोला कि देखिए भैया, एक ऐसी समाज का व्यक्ति है जो 10वीं पढ़ा हुआ, उसको नौकरी दी जा रही है, 12वीं पढ़े ब्राह्मण समाज की नौकरी को व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जा रही है। तो इस चीज में हमारा ओबीसी वर्ग आ गया, क्योंकि उसको कुछ मिलता नहीं था, उसको मालूम नहीं था कुछ भी कि ये सब चीजें होती क्या है, तो वो आ गया। वो ये कभी नहीं समझ पाया कि जिस एससी और एसटी और ओबीसी की बात ये एससी और एसटी के नाम पे हमें बरगला रहे हैं, उस समाज को 4000 साल तक कोई शिक्षा नहीं मिली, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, मतलब बशर्ते पैरों में चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। आज भी बुंदेलखंड में जाओगे, कई गांवों में एससी के समाज के लोगों को तदबा के रखा है कि कई दबंग लोगों के घरों के सामने से चप्पल पहन के महिलाएं नहीं निकलती हैं, पुरुष नहीं निकलते हैं। आज भी अगर आज तक ये दुनिया भर के जो चैनल है मोदी गोदी मीडिया के, अगर इनकी औकात है तो आप बुंदेलखंड मुझसे बात कर लो, मैं चलता हूं साथ में, ऐसे कई जगह बता दूंगा। ये बागेश्वर जहां पे है, यहीं के 3-4 किलोमीटर के दायरे में बता दूंगा कि कितना छुआछूत होता है। एक बार भी पर ये बागेश्वर का पखंडी एक बार भी नहीं बोला होगा कि छुआछूत क्यों होता, खुद ही छुआछूत करता है वो। तो जब वो माइंड रीड कर लेता है तो सब जानते हो तुम किससे छुआछूत करना है, किससे नहीं करना है, वो सब करता है। तो जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है। क्या करते हैं ये लोग, आरएसएस के लोग, वो कहते हैं देखो भैया वो यादव समाज जो है सारी नौकरियां यादव ले रहा है, फिर बोलेंगे नहीं नहीं देखो कुर्मी समाज भी ले रहा है सारी नौकरियां, है ना, मतलब फिर बोलेंगे कुशवाहा भी ले रहा है। ऐसे ओबीसी वर्ग की जो बड़ी जातियों जो है, जिनमें ज्यादा संख्या है, उनको जो 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 कम संख्या में जातियां हैं तो उनसे, जैसे रजक समाज हो गया, प्रजापति समाज हो गया, विश्वकर्मा समाज हो गया, सोनी समाज हो गया, ताम्रकार समाज हो गया, निषाद समाज हो गया, और तमाम जितनी भी समाज हैं, इनको इनके खिलाफ खड़ा करता है आरएसएस। कहता है देखो वो खा रहा है तुम्हारा सब कुछ। और इनके इतने कैडर होते हैं इन लोगों के कि 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा भी ये बोलने लगता है कि देखिए मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना है और राम राज लाना है, और मतलब ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ये एक प्लानिंग के तहत करते हैं। तो इस बताने का मेरा अर्थ ये है कि ये लोग जो हैं ये जानते हैं पहले से कि इनको कुछ मिला नहीं है और इनको मिलना नहीं चाहिए, इसलिए सारी रणनीति बीजेपी कांग्रेस आरएसएस ने सिर्फ ओबीसी समाज के खिलाफ की, उनकी जनगणना नहीं होने दी। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इसके बाद आप देखेंगे इंदिरा गांधी बनी, राजीव गांधी बने, तो इन्होंने लोगों ने कभी ओबीसी की जनगणना नहीं कराई। क्या कारण होगा, जबकि अंग्रेजी डाटा पे कई काम होते रहे, जो 1931-32 जनगणना हुई थी उसके हिसाब से। इन लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि इनको पता था कि जो ओबीसी के नेता हैं जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार,
हो गए। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, इसके मतलब इससे इन सबसे बड़े, और काशीराम जी, और भी जैसे कि चौरसिया समाज में भी एक नेता हुए हैं, वो जाट समाज में भी हुए हैं, गुर्जर समाज में हुए हैं, सब बड़े जितने नेता थे वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर, देवीलाल जी जो जाट थे वो ओबीसी मतलब, तो उन्होंने भी मतलब ओबीसी की जनगणना के लिए काम किए, पर इन सरकारों ने कभी भी ये बात नहीं मानी कि ओबीसी की जनगणना हो। 1978 में भी इस मुद्दे को काफी बहस हुई, फिर 1978 के बाद फिर 88-89 में भी जब ये बीपी सिंह की सरकार बनी 90 में, तो धीरे धीरे करके इस पर बात हुई और मंडल कमीशन लागू किया गया। मतलब 40 साल बाद वही पुराने डाटा के साथ जो 1931-32 में 52% संख्या थी हमारे लिए लागू किया। लेकिन फिर भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने न्यायपालिका में बैठ के 9 ब्रांच की इंदिरा साहनी का जजमेंट एक पारित किया कि 49.5 से ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते। ये भी एक ब्राह्मणी व्यवस्था का या सवर्ण व्यवस्था का छल था कि उस समय ये किया गया, इसलिए क्योंकि वो लोग उसके हितैषी थे, जो जज थे। भाई जाति, उनकी जाति को मालूम था कि उनकी जाति को नुकसान होने वाला है, तो उन लोगों ने मतलब हमें सिर्फ 49.5 में ही हमें रख लिया। अब बात ये आती है कि जब हमारी संख्या 65% है और हमको अगर आप 27 रोटी देंगे तो हम कैसे, हमारा पेट भरेगा? जैसे जिसकी संख्या मान लो 12 से। आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें, देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।